हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस कैरियर लॉन्चर में। आज हम लोग 12th इंग्लिश का जो आपका बुक है रेनबो पार्ट 2, उस बुक की एक बड़ी खूबसूरत कविता को पढ़ने वाले हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, उस कविता का सेंट्रल आइडिया समझेंगे, जिस पोयम का नाम है एन एपिटाफ। एन एपिटाफ को लिखा गया है वॉल्टर डे ला मेयर के द्वारा। बहुत सारे लोग इसे वॉल्टर डे ला मारे पढ़ देते हैं, लेकिन वास्तव में जो सही उच्चारण होगा, अंग्रेज लोगों का नाम है वॉल्टर डे ला मेयर। ठीक है, इनका जन्म जो है, इनका जो लाइफ स्पेन है, जीवन अवधि है, वो 1873 में जन्म हुआ और शायद 1956 में इनकी मृत्यु हुई है। ये इनका जीवन अवधि है। तो सबसे पहले हम लोग जो इस कविता के, जो इस पोयम के पोएट है वॉल्टर डे ला मेयर, उनके जीवन के बारे में जानते हैं और फिर आगे हम लोग इस कविता के टाइटल को समझेंगे और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पोयम को बड़ा ही पढ़ेंगे। छोटी सी कविता है लेकिन वन ऑफ द बेस्ट पोयम ऑफ रेनबो पार्ट 2। रेनबो पार्ट 2 की एक बहुत ही खूबसूरत कविता है। तो इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को हमेशा की तरह लाइक कीजिए और कमेंट तो ज़रूर किया कीजिए कि कैसा लगता है। आपका कमेंट और लाइक हम ऑफलाइन टीचर्स को बहुत ही मोटिवेट करता है, क्योंकि इतना लंबा बैच लेने के बाद भी फिर हम आपके लिए वीडियोस कर रहे हैं ताकि आप घर बैठे भी एक अच्छा और प्रीमियम कंटेंट देख सके। तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो आपका पोयम है एन एपिटाफ, इसे लिखा गया है वॉल्टर डे ला मेयर के द्वारा। सबसे पहले इनके जीवन के बारे में देखते हैं। 1873 टू 1956 ये इनका जीवन काल है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था। 1873 टू 1956, 1873 में जन्म हुआ, 1956 में इनकी मृत्यु हुई। Was born in the village of Charlton in Kent, England। करेक्ट, इनका जन्म हुआ था इन द विलेज ऑफ चार्ल्टन। चार्ल्टन इन कैंट, इंग्लैंड, मतलब कि कैंट शहर के चार्ल्टन गांव में, जो कहाँ पे है, इंग्लैंड में है, वहीं पे जन्म हुआ था किसका, वॉल्टर डे ला मेयर का। कब हुआ था जी? तो 1873 को हुआ। इनके साथ बड़ी दुखद घटना घटी। कह रहा है कि ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। जब ये मात्र 4 वर्ष के थे, जब इनकी अवस्था, मात्र इनकी आयु 4 वर्ष की थी, ये अपने पिता को खो दिए, गंवा दिए, अर्थात इनके पिता का असामयिक निधन हो गया। एंड हैड टू, और कह रहा है इसी वजह से हैड टू, इनको विवश होकर, है ना, जाना पड़ा था, मूव विथ हिज फैमिली, अपने पूरे परिवार के साथ अपने गांव को छोड़कर कहाँ जाना पड़ा, लंदन चले गए। ये लंदन चले गए, कारण यही था कि जो इनका परिवार था वो अपना उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, जिसके वजह से ये लंदन चले गए। कह रहे कि ही इज नोन, बोले ये जाने जाते हैं फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स, इनके संवेदनशील प्रसंगों के लिए ये जाने जाते हैं। विथ द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल। कह रहा है कि जो वॉल्टर डे ला मेयर है वो आखिर क्यों फेमस है, तो वॉल्टर डे ला मेयर के फेमस होने की कुछ खास वजह है। पहला तो कह रहा है कि इनकी जो कविताएं होती वो बहुत सेंसिटिव होती है, संवेदनशील होती है, दिल को छू जाने वाली होती है। उसके बाद कह रहा है कि विथ द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों की दुनिया में ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, इसलिए इनको हम लोग चिल्ड्रेन पोएट के नाम से भी जानते हैं। बच्चों की दुनिया में ये बहुत मशहूर है, इसलिए इनको क्या जानते हैं, चिल्ड्रेन पोएट के नाम से जानते हैं। और कह रहा है कि बच्चों की दुनिया में ये इसलिए मशहूर है कि जो इनकी सुपरनेचुरल पोएम्स होती थी, अलौकिक कविताएं होती थी, वो बच्चों के द्वारा काफ़ी पसंद किए जाते थे। आगे कह रहा है कि हिज सॉन्ग्स, जो इनके गीत होते थे फॉर चिल्ड्रेन, जो गीत ये बच्चों के लिए लिखते थे, और एंड पीकॉक पाई, और जो इन्होंने एक अपनी बहुत ही फेमस बुक लिखी जिसका नाम क्या है, पीकॉक पाई। आप याद रखिएगा कि वॉल्टर डे ला मेयर की जो फेमस बुक है उसका नाम क्या है, पीकॉक पाई। कह रहा है कि हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन,
जो इनके सॉन्ग्स है, गीत है फॉर चिल्ड्रन, किसके लिए, बच्चों के लिए, और जो इन्होंने किताब लिखा जिसका नाम क्या है, पीकॉक पाई, डिपिक्ट, वो दर्शाती है वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। किस चीज को दर्शाती है, सपनों की दुनिया को दर्शाती है, वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स को दर्शाती है। करेक्ट, बट इन इवन इन दीज सॉन्ग, लेकिन कह रहा है कि यहां तक इन गीतों में, इन गानों में देयर इज अ नोट ऑफ मेलनकली, करे कि इन गानों में भी एक भाव है। किस चीज का भाव है, उदासीनता का। इसलिए क्या कहा गया यहाँ पे, जरा थोड़ा सा एक बार मैं बैक कर रहा हूं, आप देखेंगे कि क्या कहा गया वॉल्टर डे ला मेयर के बारे में, कि वॉल्टर डे ला मेयर भाई क्यों प्रसिद्ध है, तो अपनी संवेदनशीलता के लिए प्रसिद्ध है। जो इनके पोयम में, जो इनके गीतों में संवेदनशीलता है, और वो संवेदनशीलता के लिए ही प्रसिद्ध है। और कह रहा है कि वो संवेदनशीलता जो इनके गीत होते हैं, जो यहाँ तक ये गीत इन्होंने बच्चों के लिए लिखे हैं, और वो गीत किस चीज़ को दर्शाते हैं, सपनों की दुनिया को दर्शाते हैं, खूबसूरती को दर्शाते हैं, उसमें भी सेंसिटिवनेस, मेलनकली, उदासीनता का भाव रहता है। कह रहा है कि द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। कह रहे कि ये जो कवि है, इनकी लेखनी से, इनके पोयम से हमें क्या पता लगता है, तो कवि अपने लेखनी में हमें अवगत कराते हैं आधुनिक जीवन की जो अमानवीय स्थिति है, इन ह्यूमन कंडीशन है, उस चीज़ से। मतलब पोयम, देखो इसको अंडरलाइन किया गया, एक बार ऐसे ही ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया एग्जाम में, है ना, कि द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द, मतलब किस चीज़ के बारे में कवि हमको अवगत कराता है। अब सारे लड़कों से बना ही नहीं, क्योंकि 20 से था, तो क्या हुआ, इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, इसको अंडरलाइन कर दिया है। तो ये कवि जो है हमें आधुनिक जीवन की जो अमानवीय स्थिति है उसके बारे में अवगत कराते हैं। ही सोज, करे कि ही सोज, वह दिखाते हैं, हिज जीनियस, अपनी महारत को, बाय इवेंसिंग, जगाकर, फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स। कह रहा है कि इनकी महारत किस चीज़ में है, इनकी वास्तव में जीनियस किस चीज़ में है, तो कह रहा है कि यह पुरानी चीज़ों में जो नया अंदाज से उसे लिखते हैं, तो पुराने विषयों में भी एक नया इंटरेस्ट आ जाता है, इस विषय के लिए बड़े प्रसिद्ध है। कह रहा है कि क्वीन एलिजाबेथ II ऑनर्ड हिम विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। क्वीन एलिजाबेथ II है, उन्होंने इन्हें सम्मानित किया, किस चीज़ से सम्मानित किया, ऑर्डर ऑफ मेरिट से। कब सम्मानित किया, 1953 में। तो 1953 में इनको क्वीन एलिजाबेथ II ने ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। पहला कि वॉल्टर डे ला मेयर को किसके द्वारा सम्मानित किया गया, क्वीन एलिजाबेथ II। ऑर्डर ऑफ मेरिट वॉल्टर डे ला मेयर को कब मिला, 1953। और वॉल्टर डे ला मेयर को कौन से अवार्ड से पुरस्कृत किया गया, तो ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो ये था वॉल्टर डे ला मेयर के जिंदगी के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं सबसे पहले ये जो हमारा पोयम है ना, जो हमारा ये पोयम है, जिस पोयम का नाम क्या है, एन एपिटाफ, है ना। इस पोयम का नाम क्या है, एन एपिटाफ। तो ये एक्चुअली में क्या कहते हैं भाई कि एपिटाफ क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग जरा सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए एपिटाफ की यदि हम लोग हिंदी सीधा सीधा निकालने की कोशिश करें तो इसका हिंदी क्या होगा, स्मृति लेख, है ना, या आप इसे कह सकते हैं समाधि लेख। स्मृति लेख या इसे आप क्या कह सकते हैं, समाधि लेख। लेकिन स्मृति लेख या समाधि लेख क्या होता है, थोड़ा इसको आप लोग डिटेल में समझिए, ताकि आप पोयम का जो थीम है, पोयम का जो टाइटल है, उसे आप लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, चलिए समझाता हूँ कि एपिटाफ क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ धर्म में जब लोग की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें कब्र में सुला दिया जाता है। तो देखो जैसे कि यहाँ पे आप एक फिगर देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो है ना, इसको आप लोग क्या बोलेंगे, ग्रेव। ग्रेव का मतलब आपको पता है कि क्या होता है बेटा, कब्र होता है, ठीक है। तो ग्रेव का मतलब क्या होता है, कब्र, GRAVE, ग्रेव। और देखिए इस ग्रेव के आसपास का ये जो जगह होता है, इसको आप लोग क्या कह सकते हैं, ग्रेव यार्ड, ठीक है। लेकिन ये वाला जो आपका एरिया है, देखिए ये वाला जो एरिया, मतलब किसी ग्रेव के ऊपर
जिस एरिया पर उस ग्रेव के बारे में, उस कब्र के बारे में जो कुछ लिखा होता है उसको ही आप लोग क्या कह सकते हैं, एपिटाफ। समझ में आ रहा है? तो एपिटाफ क्या है, समझ में आया? ठीक है, तो ये एपिटाफ होता है। देख लो आप एक बार जरा ध्यान से देख लो, ये ग्रेव हुआ और ग्रेव के ऊपर जो लिखा रहेगा उस ग्रेव के बारे में, उसको आप लोग क्या कहेंगे, एपिटाफ कहेंगे। ठीक है, आगे अब हम लोग चलते हैं। हमको लग रहा है कि आप टाइटल समझ चुके हैं, तो अब हम लोग पोयम की ओर बढ़ते हैं। मतलब यहाँ पर ये जो अपना पोएट है जिसका नाम क्या है, वॉल्टर डे ला मेयर, ये पोएट जो है वो एक एपिटाफ पे गया है। एपिटाफ पे गया है मतलब क्या, एक ग्रेव पे गया है और उस ग्रेव का एपिटाफ वो देख रहा है, उस ग्रेव का स्मृति लेख देख रहा है ना। और उस एपिटाफ के स्मृति लेख को देखकर, उस एपिटाफ के सारे जो चीज़ें हैं उसको देखकर वो सोचता है ना। तो अब चलिए इसको देखते हैं हम लोग कि वो उस एपिटाफ पे जाके क्या कह रहा है। उस एपिटाफ पे जाके वो क्या, नीरज, उस एपिटाफ पे जाके वो क्या बात कर रहा है, इस चीज को हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है पोएट कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। मतलब जो वो एपिटाफ है, जो वो ग्रेव है, वो किसका है, एक लेडी का है। और चूंकि जो पोएट है उस लेडी के खूबसूरती के बारे में बात कर रहा है, तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि हो सकता है कि वो लेडी जो है, जो उस कब्र के अंदर सोई हुई है, वो क्या है, वो उसकी पत्नी हो सकती है या प्रेमिका हो सकती है, उसके बारे में बात कर रहा है। कह रहा कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कह रहा कि इस जगह पे लेटी हुई है, इस जगह पे सोई है क्या, एक सबसे खूबसूरत महिला। लेखक उसे सिर्फ खूबसूरत नहीं कह रहा है, बल्कि कह रहा है सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतर वहां पे एक लेडी जो है वो सोई हुई है, लेटी हुई है। कह रहा है कि ना ही वो सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि कह रहा है कि लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज सी। कह रहा है कि वो ना ही सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि हल्के कदम वाली है, हंसमुख चेहरे वाली है, हंसमुख दिल वाली है। कह रहा है कि देखो कोई इंसान ऐसे खूबसूरत हो, लेकिन यदि उस इंसान के चेहरे पे हंसी हो ना, तो उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। तो लेखक ने बोला तो खूबसूरत है ही, कैसी है, लाइट ऑफ स्टेप, मतलब हल्के कदम की है। हल्के कदम वाले लोग क्या होते हैं, हल्के कदम वाले लोग जहाँ जाते हैं ना, अपने साथ लक्ष्मी लेके आते हैं। हल्के कदम वाले वैसे लोग होते हैं, जैसे कि मान लो कि मैं गया कहीं पर, वहाँ से हमने किसी तीसरे के बारे में बात की, और यदि मैं वहाँ से आ रहा हूँ और उस बात को मैं वहीं पे छोड़ दूँ, उस बात को मैं वहीं पे छोड़ दूँ और बस आ जाऊँ, तो मैं हल्के कदम का आदमी हूँ। नहीं समझ में आया? और मैं वहाँ पे आऊँ, साथ साथ उस बात को भी ढो के लाऊँ, और उसने जो उस बात को तीसरे आदमी के लिए कहा है, मैंने जाकर उससे बोल दिया, वाह मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। अब वो दोनों में हुआ लड़ाई खूब, तो मैं हल्के, बोले कि हल्के कदम, मतलब किसी चीज़ का ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है। और साथ में क्या कर रहा है, एंड हार्ट वॉज सी, उसका दिल भी हल्का है, मतलब किसी की बात को लेती नहीं है, किसी को बात को गंभीरता से नहीं लेती है, हंसमुख प्रवृत्ति की है। कह रहा है आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। लेखक कह रहा है कि मेरे ख्याल से वो लेडी जो है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है ना। कह रहा दैट ईवर वॉज इन वेस्ट कंट्री, कह रहा वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देशों में आज तक जितनी भी खूबसूरत महिलाएं हुई है, उनमें से सबसे ज़्यादा खूबसूरत है वो ये लेडी है, जिस लेडी के ग्रेव पर, जिस लेडी के एपिटाफ को देखकर लेखक जो है वो बोल रहा है। मतलब पहले स्टेंजा में वो क्या कह रहा है कि उसकी खूबसूरती का वर्णन कर रहा है कि आप भी देख लीजिए कि कितनी खूबसूरत है वो। इतनी खूबसूरत महिला आज तक पूरे पश्चिमी देश में नहीं हुई। लेकिन लेखक ये क्यों कह रहा है, अब आप बात को समझिए अगले लाइन में। लेकिन लेखक ने क्या कहा, ये इस कविता का हार्ट है, ये इस कविता का सबसे फेमस लाइन है। क्या कर रहा है, बट ब्यूटी वैनिसेस ब्यूटी पासेस। करे कि सुंदरता कितनी भी खूबसूरत हो, सुंदरता गायब हो जाती है, सुंदरता कितनी भी खूबसूरत हो, सुंदरता ढल जाती है। इस लाइन को सुन के मुझे गाना याद आ रहा है, बहुत पहले गाना था कि गोरे रंग पर इतना ना गुमान कर, गोरा रंग कुछ दिन में ढल जाएगा।
कितनी भी बेहतर खूबसूरती क्यों ना हो, वो खूबसूरती एक ना एक दिन क्या होनी है, समाप्त होनी है, जानी है। कितनी भी बेहतर खूबसूरती क्यों ना, वो एक ना एक दिन क्या होनी है, ढलनी है। मतलब अब थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा कि उसके एपिटाफ को देखकर लेखक आपको क्या बताना चाहता है। कह रहा है कि देख लो कि जितने भी खूबसूरत लोग हैं सबको मरना है, सबको मरना है। और आप यदि बस खूबसूरत है, आपके कर्म खूबसूरत नहीं है, आपका चरित्र खूबसूरत नहीं है, तो फिर जो आपका एपिटाफ है, वो आपका कब्र है, वो सूना हो जाएगा। मैं यदि आप सबसे पूछूं कि श्रीदेवी को कौन कौन जानता है, तो मुझे लगता है कि यदि मैं रोड पे निकलूं और 1000 लोगों से पूछूं, तो 1000 लोगों में से हो सकता है कि 100 लोग बोले कि मैं श्रीदेवी को जानता हूं। लेकिन मैं यदि रोड पे निकलूं और पूछूं महात्मा गांधी को कौन जानता है, तो हमको लगता है कि 1000 में से 1000 लोग बोलेंगे कि मैं महात्मा गांधी को जानता हूं। अब महात्मा गांधी कितने खूबसूरत थे आप तो जानते ही हैं, और श्रीदेवी कितनी खूबसूरत थी। लेकिन जब आता है महात्मा गांधी का शहादत दिवस या उनका जन्म दिवस 2 अक्टूबर, तो उस समय जाइए और उनके ग्रेव पे, उनके एपिटाफ पे, उनके समाधि पे देखिए, तो लगता है मेला लगा रहता है। और श्रीदेवी का जन्म कब हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई, इस बात पे मुझे बाई चांस ही कोई एकाध लोग बात करते हुए मिलेंगे। जबकि श्रीदेवी की खूबसूरती अतुलनीय है, अविश्वसनीय थी, है ना। और उनका जो खूबसूरती है वो क्या है, वो बहुत खूबसूरत नहीं, लेकिन दोनों के कर्मों में अंतर है। दोनों के, चूंकि श्रीदेवी जिंदा है, मुझे दिव्या भारती कहना चाहिए था, मैंने बार बार श्रीदेवी कह दिया। तो दोनों के देखिए, दोनों के किस चीज में अंतर है, चरित्र में। अब भगत सिंह देखिए, उन्होंने तो लंबा जीवन भी नहीं जिया, वो मात्र 21 या 22 साल 23 साल जिए, उतने में ही उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनकी खूबसूरती अब शाहरुख खान जैसी नहीं हो, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आज से आने वाले 100 साल बाद शाहरुख खान को लोग भूल जाएंगे, ऋतिक रोशन को लोग भूल जाएंगे, लेकिन भगत सिंह को याद रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके चरित्र बेहतर थे, उनके कर्म बेहतर थे। तो लेखक आपको ये समझाना चाहता है कि देखो भाई, कितना भी आप खूबसूरत क्यों ना हो, एक दिन आपको कब्र में लेटना है, और फिर आपके कब्र पे तभी मेला लगेगा, तभी भीड़ लगेगा। आप खूबसूरत होंगे तब नहीं, जब आपके कर्म बेहतर होंगे तब। तो आपको कहना चाहता है कि ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस, है ना। कह रहा है कि ब्यूटी जो है वो गायब हो जाती है, सुंदरता ढल जाती है। कह रहा है कि हाउएवर रेयर इट बी, चाहे वो खूबसूरती कितनी विरल से विरल क्यों ना हो। अब आप दक्षिण अफ्रीका के एक व्यक्ति का नाम सुनेंगे, नेल्सन मंडेला। मुझे लगता है कि खूबसूरती का जो हम लोगों का मापदंड है कि गोरा चेहरा चाहिए, अच्छे फेस कटिंग चाहिए, बॉडी ठीक चाहिए, वो उनमें कुछ भी नहीं है। लेकिन साउथ अफ्रीका के लोग उनको गॉड की तरह पूजते हैं, खूबसूरती की वजह से नहीं, उनके कैरेक्टर की वजह से। तो ये कविता सीधा सीधा 2-3 मैसेज देना चाहती है। पहला कि हमें अपने कर्म को बेहतर करना है, हमें अपने चरित्र को बेहतर करना है ताकि हम लोगों के लिए काम आ सके। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है मेरे नज़र में, वो ये कि भगवान ने यदि किसी को खूबसूरती बख्शी भी है, तो उसे अपने चेहरे पे, उसे अपने रंग पे, उसे अपने रूप पे, उसे अपने कद पर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। और तीसरा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कि जो लोग अपने आप को इन्फीरियर समझते, वो सोचते हैं हम सांवले हैं, हम छोटे, हम ठिगने हैं, यार मैं तो स्मार्ट नहीं हूँ, मैं गोरा नहीं हूँ। मैं कहता हूँ उनको हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखना चाहिए, क्योंकि ये सुंदरता कुछ भी नहीं है, हर सुंदरता को एक ना एक दिन समाप्त होना ही है। वहीं लेखक कह रहा है, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। लेखक कह रहा है कि यार अभी तो मैं जीवित हूँ, एंड व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा, जब मैं समाप्त हो जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, कौन इस एपिटाफ पे आएगा, कौन यहाँ पर थोड़ा सा झाड़ पोछ करेगा, कौन माला चढ़ाएगा? कोई नहीं आने वाला है, क्योंकि ये तो बस सुंदर थी। करे दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, करे कौन याद रखेगा इस वेस्ट कंट्री की लेडी को? कोई नहीं, कोई याद नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि ये बस खूबसूरत थी, इसके कर्म बेहतर नहीं थे, इन्होंने लोगों के लिए काम नहीं किया। तो ये कविता आपको एन एपिटाफ दिखाता है। कह रहा है कि किसी का एपिटाफ तभी खूबसूरत होगा जब उसके कर्म खूबसूरत होंगे, किसी का एपिटाफ तब खूबसूरत नहीं होगा जब वो बहुत खूबसूरत होगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। ये कविता बड़ी छोटी सी कविता है और सबसे शानदार कविता है। चलिए जो इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी कर लेते हैं। एन एपिटाफ इज रिटन बाय, तो एन एपिटाफ जो चैप्टर है उसको वॉल्टर डे ला मेयर के द्वारा लिखा गया है। वॉल्टर डे ला मेयर न्यू अ
वॉल्टर डे ला मेयर न्यू, वो किसको जानते थे? तो एक लेडी को जानते थे, तो सेकंड का बी हो जाएगा। हु हैज़ रिटन अ नंबर ऑफ पोएम्स फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए किसने बहुत सारी कविताएं लिखी? तो किसने लिखा? वॉल्टर डे ला मेयर ने। करेक्ट, इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब इन द मेमोरी ऑफ द डेड, करेक्ट, मरे हुए के याद में जो उसके टूम्ब पर इंस्क्रिप्शन लिखा जाता है उसी को क्या कहा जाता है? एन एपिटाफ। तो यहाँ पे आप एन एपिटाफ का ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। व्हाट इज एपिटाफ? तो बोलेंगे कि एन एपिटाफ इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टूम्ब इन द मेमोरी ऑफ द डेड। हियर लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज अ लाइन फ्रॉम, ये किस कविता की लाइन है? तो एन एपिटाफ की है। ठीक है, चलिए। हु वॉज लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, कह रहा कि कौन हल्के कदम और हल्के दिल का था? तो ए ब्यूटीफुल लेडी। द पोएट थिंक्स दैट, पोएट किस चीज के बारे में सोचते हैं कि इज नॉट एवरीथिंग, क्या हर चीज नहीं है? खूबसूरती। ब्यूटी इज नॉट एवरीथिंग। द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेड नो बॉडी विल रिमेंबर हर, पोएट सोचते हैं कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी उसे कोई याद नहीं रखेगा। वॉल्टर डे ला मेयर लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। क्वीन एलिजाबेथ II ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1952। तो ये देख सकते हैं 6 का ए है, 7 का बी है, 8 का बी है, 9 का बी है और 10 का भी ए है। आगे बढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चंस हैं। द ब्यूटीफुल लेडी वॉज फ्रॉम, ब्यूटीफुल लेडी जो थी वो कहाँ से थी? वेस्ट की थी। बट ब्यूटी वैनिसेट ब्यूटी पासेस, यह लाइन किस कविता से लिया गया है? एन एपिटाफ से। फॉर विच द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग, किसके लिए कवि जो है वो अपनी सैड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है? लेडी के लिए। वॉट अकॉर्डिंग टू द पोएट आर द 2 क्वालिटीज ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी की 2 क्वालिटीज क्या होती है पोएट के अनुसार? कह रहा है कि ब्यूटी जो है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, कम समय के लिए होती है, और ब्यूटी जो है वो रेयर होती है, कहीं कहीं पाई जाती है। तो ये था आपका एन एपिटाफ कविता पोयम के बारे में एक्सप्लेनेशन, उसके राइटर के बारे में, और मैंने सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा दिया। कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।